अस्सलाम वालेकुम। जी, तो वो तमाम दोस्त जो वन पेपर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब्स ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी की बात ये है कि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के अंदर बहुत अच्छी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसमें परमानेंट कमीशन भी है और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है। अब इनमें फ़र्क क्या होता है और इनकी मराद क्या होती हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है। पाकिस्तान एयर फ़ोर्स या पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान नेवी हर 6 माह बाद जॉब्स अनाउंस करती है, हर रेगुलर 6 मंथ्स के बाद। जिसके अंदर वो परमानेंट कमीशन जो बच्चे एफएससी करके आते हैं, एफएससी के फ़ौरन बाद उनसे टेस्ट कंडक्ट करती है और उसके बाद जब टेस्ट होने के बाद आपका कोई मेडिकल होने के बाद जब आपको मिलता है कमीशन होता है रेगुलर, जिसे परमानेंट कमीशन कहते हैं। और परमानेंट कमीशन के बाद आपकी जो है वो जॉब स्टार्ट हो जाती है और उसके अंदर ड्यूरिंग एफएससी के बाद वो 4 साल आपको पढ़ाते हैं फर्दर। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप एयर फोर्स के अंदर एयर फोर्स की यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी उनके रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पढ़ाएंगे, 4 साल आपको पढ़ाएंगे और ड्यूरिंग स्टडी आपको सैलरी मिल रही होगी, आपको 4 साल के बाद डिग्री मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं पाकिस्तान आर्मी के किसी भी इदारे के अंदर अगर आपकी जॉब हो जाती है तो। और दूसरा होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है जो आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं। जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है, ग्रेजुएशन के बाद जब अप्लाई करते हैं मास्टर लेवल पर जो सीट्स आती हैं, ग्रेजुएशन बेस पे सीटें आती हैं, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। और शॉर्ट सर्विस कमीशन यूजुअली होता है कि आप ज़्यादा ऊपर रैंक तक नहीं जाते, मतलब क्योंकि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसमें आपकी जो सर्विस होगी वो शॉर्ट होगी एज़ कम्पेयर टू परमानेंट कमीशन की, या फिर एज कम्पेयर टू लॉन्ग कमीशन, जो लॉन्ग सर्विस कमीशन होता है उसके अगेंस्ट। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन-कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं और ये हर 6 माह के बाद स्केड्यूल वाइज़ आती रहती हैं, तो आपको इसमें पता होना ज़रूरी है और आपको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो जी, इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है ना वो 6 अप्रैल से शुरू हुई है और लास्ट डेट है 13 अप्रैल। और आप जाकर ऑनलाइन www.joinpaf pakistanairforce.gov.pk लिखेंगे तो वहाँ पर ये सारी सीट्स आ जाएँगी और अब वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कौन-कौन सी सीट्स हैं, क्योंकि इनमें मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैंने इनके आईएसएसबी भी दिए हुए हैं और मैं ये सोच भी रहा हूँ कि मैं आईएसएसबी की तैयारी भी करवाऊँ बच्चों को, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आईएसएसबी के अंदर। तो जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं परमानेंट कमीशन। तो जी, ये जो लेफ़्ट साइड पे ना, ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कर्सर, ये लेफ़्ट साइड पे सारे हैं परमानेंट कमीशन के। तो सबसे पहले जी 157 जनरल ड्यूटी पायलट, जिसे जीडीपी कहते हैं, बड़ा फेमस है, जीडीपी की सीट्स आ गई हैं। तो ये जीडीपी के लिए जी जो एज ये होता है पायलट, जनरल पायलट होता है, ड्यूटी पायलट। तो इसकी जो सीट्स हैं जी, एज है जी वो 16 से 22 ईयर है और 1 नवंबर तक इसकी एज कैलकुलेट की जाएगी। अगर 1 नवंबर 2024 अगर आपकी डेट जो एज है वो 16 साल से 22 साल के दरमियान में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए नेशनैलिटी जो है वो आपकी पाकिस्तान होनी चाहिए, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए, हाइट आपकी 5 फुट 4 इंच एग्जैक्ट होनी चाहिए या फिर 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। विजन आपकी हर आँख की 6/6 होना चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपका जी, अ कैंडिडेट मस्ट पास विद मिनिमम 60%, आपके कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। एफएससी आपकी इंजीनियरिंग के साथ हो या फिर आपकी एफएससी मेडिकल के साथ हो या कंप्यूटर साइंस के साथ, और आपने या फिर ए लेवल आपका फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी के साथ हो, या फिर आपने एफएससी की हो विद फिजिक्स एंड एनी टू सब्जेक्ट मैथ स्टैटिस्टिक्स के साथ, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी के साथ। अवार्ड ऑफ बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट, तो या फिर आपको जो है ना मैनेजमेंट किसी एविएशन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको डिग्री मिली हुई हो 4 साल की ट्रेनिंग। उसके बाद जी किसी भी, मतलब वो कह रहे हैं कि किसी भी एविएशन के कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर आपने पढ़ा हो तो आपकी, मतलब ये एफएससी बेस पे है, अगर आपने किसी एविएशन कॉलेज से पढ़ा है तो आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। तो इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 4 साल का है, आपको 4 साल ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उसके बाद ही नंबर 103 पर है, 103 एरोनॉटिकल इंजीनियर कोर्स। इसकी भी एज वही जो होते हैं ना परमानेंट, इनकी एज सेम होती है, परमानेंट जो कमीशन होते हैं उनकी एज 16 से 22 साल तक ही होती है और बाकी चीज़ें सारी वही हैं और इनकी क्वालिफिकेशन भी तकरीबन सेम होती है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, वो आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। इसमें डिप्लोमा उन्होंने मांगा हुआ है क्योंकि ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर होती है, इसकी ट्रेनिंग भी 4 साल की होती है। उसके बाद जी 113 नंबर पर एयर डिफेंस कोर्स, एज सेम, मैरिटल स्टेटस सेम, नेशनलिटी सेम, हाइट सेम, क्वालिफिकेशन के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, डिफरेंस बस लाइट सा डिफरेंट, बाकी इसमें वो तकरीबन वही है जो उन्होंने जीडीपी के अंदर रिकॉर्ड किया था। नंबर 32 पर एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स, एज सेम, नेशनलिटी सेम वही चाहिए, मैरिटल स्टेटस वही चाहिए, हाइट वही चाहिए, क्वालिफिकेशन भी वही चाहिए। उसके बाद जी लॉजिस्टिक्स कोर्स,
15 नंबर पर है, और इसके लिए भी सारी चीज़ें वही सेम हैं। तो ये था जी शॉर्ट सर्विस कमीशन, और ये बहुत ये है लॉन्ग कमीशन, या जिसे परमानेंट कमीशन कहते हैं। और जो यहाँ से सिलेक्ट होते हैं वो ऊपर चीफ ऑफ एयर स्टाफ तक भी जाते हैं, क्योंकि जितने भी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं या जितने भी जो ऊपर हायरार्की में हैं, जो टॉप लेवल बैठे होते हैं, वो सारे परमानेंट कमीशन में आते हैं। अब देख लेते हैं हम जी शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये जितनी भी राइट साइड पर हैं ये सारी की सारी हैं शॉर्ट सर्विस की तरफ। तो सबसे पहले जी एजुकेशन ब्रांच है 133 CSC SP SSC SSC। तो इसमें एज जी 21 से लेकर 30 ईयर तक है। वही 1 नवंबर तक अगर आपकी एज 21 से लेकर 30 तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी नेशनलिटी पाकिस्तान, बाकी चीज़ें सारी वही सेम हैं। और इसका जो रैंक होगा ना वो आपका पायलट ऑफिसर के बराबर होगा या फिर फ्लाइंग ऑफिसर के बराबर होगा। क्वालिफिकेशन होगा जी कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड with minimum 60% marks in aggregate in any of the following। आपकी मैनेजमेंट साइंस होनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपने MS या फिर MS या फिर MPhil किया हो, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन IR में आपने किया हो, और उसके बाद उन्होंने नोट नीचे दिया हुआ है। बाकी चीज़ें आप पॉज करके देख सकते हैं। नोट में है ईच क्वालिफिकेशंस मस्ट बी मिनिमम सेकंड डिवीजन और 2.5/4 CGP, आपकी 2.5 CGP होनी चाहिए फ्रॉम पाकिस्तान या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकगनाइज्ड बाय HEC। तो ये होना चाहिए। नंबर जी नेक्स्ट पर है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स। तो पहले जो मैंने दिए थे 2 ISSB वो मैंने दिए थे लॉन्ग कोर्स के अंदर, और तीसरा ISSB होता है आपका ग्रेजुएशन बेस पे, तो वो अभी मैं दे के हूँ एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स के अंदर। तो जी 133 CSC SSC है। तो इसमें जी एज है आपकी वही सेम एज, इसके जो रैंक होता है फ्लाइंग ऑफिसर के रैंक इक्वल होता है आपका। और क्वालिफिकेशन आपकी BS साइंस सब्जेक्ट 4 साल, BS सिविल इंजीनियरिंग बी सिविल विद मिनिमम सेकंड डिवीजन आर इक्विवेलेंट from a recognized foreign university recognized by HEC and PAC। Note each qualification must have FSC background। तो जितनी भी क्वालिफिकेशन की FSC पीछे लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद ये लॉजिस्टिक्स ब्रांच है। यहाँ पर ISSB में के अंदर मेरे साथ जो लॉजिस्टिक ब्रांच के दोस्त भी आए हुए थे, हमारा रूम सेम था, हमारे टेस्ट सेम थे, हमारा ग्रुप सेम था, तो इस लिहाज से तो जी इसके अंदर भी एज सेम है, नेशनलिटी वही है, मैरिटल स्टेटस वही है, हाइट वही है, रैंक जो होगा वो फ्लाइंग ऑफिसर के बराबर होगा। क्वालिफिकेशन ये सारी नीचे लिखी हुई है, आप इनको देख सकते हैं। अगर इनमें से आपकी क्वालिफिकेशन तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जिन लोगों ने अभी तक जॉब्स उनकी नहीं पास है और वो जॉब्स क्रैक करना चाह रहे हैं। और इनका ट्रेनिंग पीरियड जो होता है ना वो परमानेंट कमीशन के अंदर वो 24 वीक्स होता है, 24 हफ्ते होते हैं उनकी। उसके बाद ही IT ब्रांच के अंदर है। IT ब्रांच के अंदर सारी चीज़ें वही हैं, इनका रैंक भी फ्लाइंग ऑफिसर के बराबर होता है। और तकरीबन जितने भी शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं जिसे हम उनकी जो रैंक होता है ज़्यादातर फ्लाइंग ऑफिसर के बराबर होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पे आए होते हैं। तो ये जी सारी उनकी क्वालिफिकेशन नीचे लिखी हुई है। जो ट्रेनिंग जो पीरियड है वो भी 24 वीक्स है। और उसके बाद जी ये हम देख लेते हैं, बाकी उसके बाद उनका फ्यूचर जो पर्सपेक्टिव है वो देखेंगे। उसके बाद ये आ जाता है अकाउंट्स ब्रांच। सारी चीज़ें वही हैं, रैंक फ्लाइंग ऑफिसर के बराबर होगा और 24 वीक्स तक होगा। और एक बात बताता चलो मैं आपको कि जितनी भी ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, आप इनमें से सिर्फ एक पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सब में अप्लाई कर दें और आपका जिसमें हो गया ठीक है, आप किसी एक पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशन है जो इन एलिजिबल हैं कि आप अगर ये आपके अंदर हैं तो आप अप्लाई ना कीजिएगा। तो वो जी कहते हैं अ कैंडिडेट इज़ एन इनएलिजिबल इफ़ ही इज़ रिजेक्टेड बाई ISSB GHQ NHQ AHQ सिलेक्शन बोर्ड। अब इसके अंदर जी नंबर 1 ट्वाइस रिजेक्टेड बाई ISSB फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री, 2 दफ़ा ISSB से रिजेक्टेड हो पोस्ट ग्रेजुएट में। 3 टोटल आपके पास ISSB होते हैं, वो चाहे आपने 2 दफ़ा लॉन्ग कोर्स में ले लियो और 1 दफ़ा शॉर्ट कोर्स में ले लियो, या फिर आपने 1 दफ़ा लॉन्ग कोर्स में ले लिया हो FSC के बाद और 2 दफ़ा आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब ग्रेजुएशन के बाद आपने अवेल कर लियो। तो वो कह रहे हैं अगर आपने 2 दफ़ा आप रिजेक्ट हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्री के बाद तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। Twice rejected by SSB for intermediate graduation PMA graduate equivalent and once rejected by SSB आर GHQ NHQ बेस सिलेक्शन बोर्ड। देखा ना वो कह रहे हैं जी 2 दफ़ा अगर आपने इंटरमीडिएट पर रिजेक्ट हुए हैं और 1 दफ़ा आप ग्रेजुएशन बेस पर रिजेक्ट हुए तो फिर भी आपके 3 SSB मुकम्मल हो गए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 3 पर जी वंस रिजेक्टेड बाई SSB फॉर इंटरमीडिएट ग्रेजुएट ग्रेजुएट PMA ग्रेजुएट एंड वंस रिजेक्टेड बाई ISSB आर GHQ NHQ AHQ बेस सिलेक्शन बोर्ड। अब देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आपने इंटरमीडिएट पे आप रिजेक्ट हुए या उसके बाद जब ग्रेजुएशन पे भी रिजेक्ट हुए तो
इसको हम दोबारा देख लेते हैं। वंस रिजेक्टेड बाय एसएसबी फॉर इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पीएमए, ग्रेजुएट इक्विवेलेंट एंड वंस रिजेक्टेड बाय एसएसबी और जीएचक्यू, एनएचक्यू बेस्ड सिलेक्शन बोर्ड, तो आप इस पर भी अप्लाई नहीं कर सकते। ट्वाइस स्क्रीन्ड आउट बाय एसएसबी, आईएसएसबी के अंदर पहले ये होता था कि जब आप एसएसबी जाते हैं तो आपका पहले दिन ही जाते एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जब आपने इनिशियल टेस्ट पास किया, इनिशियल इंटरव्यू पास किया, उसके बाद आप गए एसएसबी, तो आईएसएसबी 5 दिन का होता है। पहले दिन जाती है आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अगर आपका वो 2 दफ़ा फेल हो गया तो आप वो स्क्रीनिंग टेस्ट फेल होने के बाद आपको वहीं से घर भेज देते हैं, आपका एसएसबी मुकम्मल नहीं होता। तो कह रहा अगर आपने 2 दफ़ा एसएसबी के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट से फेल हुए हैं तो आप भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जी नंबर 3 पर टेस्टेड विद इन 4 मंथ 120 डेज। हाँ, अगर अब देख रहे हैं कि अगर आपने पिछला जो टेस्ट दिया था, पिछला एसएसबी दिया था और उससे और नए वाला एसएसबी के अंदर 120 दिन का गैप, 4 महीने का गैप नहीं आ रहा, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। डी नंबर पर जी डिसमिस्ड, रिमूव्ड, डबल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग आर्मड फोर्स, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको डिसमिस किया गया, रिमूव किया गया, मतलब खुद से आपको निकाला गया किसी भी गवर्नमेंट इदारे से, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कन्विक्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी हीनियस ऑफेंस, अगर आपने कोई हीनियस, कोई बड़ा जुर्म किया और आपको कोर्ट या फिर मिलिट्री कोर्ट से या मिलिट्री अथॉरिटी से आपको पनिश किया गया, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट, अगर आपको परमानेंट अनफिट डिक्लेयर कर गया तो आप फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जी परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड पीयूएफ बाय एएमबी। उसके बाद जी डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी, एएमपी कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड। तो जी आप वो कह रहे हैं कि जो आपकी अपील है वो भी एंटरटेन नहीं होगी। विदड्रॉन फ्रॉम एनी बॉन्डेड आर्मड फोर्स कॉलेज इंस्टीट्यूशन ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स, अगर आपको किसी भी इदारे से निकाला गया डिसिप्लिन ग्राउंड के ऊपर कि आपने कोई डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ चीज़ें की हैं, तो आपको फिर भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। विदड्रॉन, डिस्चार्ज, रिजाइंड और परचेज रिलीज फ्रॉम एनी आर्मड फोर्सेज अकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑन आर्मी ग्राउंड, कहता अगर आपने खुद विदड्रॉ किया किसी आर्मी के ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान, या फिर आपको डिस्चार्ज कर दिया गया, या फिर आपको रिज़ाइन आपने दिया, या फिर आपने परचेज रिलीज या खुद से रिलीज़ ले लिया है, तो आप फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर के पर जी टेम्परिंग ऑफ अकेडमिक सर्टिफिकेट, फॉर्जरी, कंसीलमेंट to get undue advantage will make an applicant permanently ineligible for all type of commission in armed forces। तो जी ये आपका ये अगर इन चीज़ों में कोई अगर मुर्तकिब है तो वो अप्लाई ना करे, उनको फ़ौरन पता चल जाता है। उसके बाद जी सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं जी। सबसे पहले जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। ये आपको मैंने पहले वेबसाइट, आप गूगल क्रोम पे जाके www.joinpf.gov.pk लिखेंगे तो आपका वेबसाइट आ जाएगी, आपने वहाँ पर अप्लाई करना ऑनलाइन। इंटेलिजेंस टेस्ट फॉलोड बाय एकेडमिक टेस्ट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट थ्रू ई टेस्टिंग, आपका जी इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे। उसके बाद आपका जी अब ये देखो नीचे बताए हुए हैं जो जो आपके टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर बैठ के होते हैं। आपने माउस के ज़रिए से ओके करना होता है, किसी चीज़ को क्लिक करना होता है कि जी ये ऑप्शन सही है आपके हिसाब से स्टेटमेंट पढ़कर, तो ई टेस्टिंग होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि ये हैं जी आपके टेस्ट। अगर आपने जीडीपी में अप्लाई किया है, एयर डिफेंस में किया है, लॉजिस्टिक्स में किया है, A&SD एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ में किया है, तो आपका टेस्ट होगा इंग्लिश एंड फिजिक्स का। उसका अगर आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में किया तो आपका टेस्ट होगा इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ्स का। अगर आपने 133 CSC में किया तो एकेडमिक टेस्ट इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। अगर आपने वो है ना एजुकेशन ब्रांच के अंदर, जैसे फिजिक्स की अगर आपकी सीटें आई हैं तो आप फिजिक्स के तौर पर अप्लाई करेंगे, फिजिक्स तो आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा। उसके बाद इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू एट इनिशियल सेंटर, आई एंड एस सेंटर के अंदर होते हैं। जो आपके इनिशियल टेस्ट होते हैं सबसे पहले वो होंगे आपके मेडिकल जो इनिशियल टेस्ट। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वुड बी डिटेल्ड फॉर आईसीएसबी, उनको आईसीएसबी के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट इंटरव्यू बाई एसएसबी कोहाट गुजरांवाला मलिर कोयटा 4 आपके एसएसबी सेंटर बनते हैं, आपको वहाँ बुलाया जाएगा। फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन एट CMB लाहौर, फाइनल मेडिकल आपका CMB लाहौर में होगा। फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट FAT ऑफ GD पायलट कैंडिडेट ओनली, तो फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो सिर्फ GDP के लिए होगा। इंटरव्यू बाय AHQ स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड फॉर CSE कैंडिडेट्स ओनली, तो ये कह रहे सिर्फ उनके लिए होगा। फाइनल सिलेक्शन बाय एयर हेडक्वार्टर इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो आपका मेरिट के ऊपर होगा। नीचे नोट लिखा हुआ है अपीयरिंग कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव obtained 65% marks in FSC A level part 1 and bring a certificate from the principal that they are likely to pass
अब देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आपकी एफएससी के अंदर 11वीं क्लास के अंदर अगर आपका 65% नंबर हैं और आप होप सर्टिफिकेट ले आते हैं कि आप पास कर जाएंगे सेकंड ईयर और अपनी एफएससी पास कर जाएंगे, देन आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी 11वीं पास हो गई है और आपकी 11वीं में से पार्ट वन जो होता है एफएससी का या ए लेवल का और आपके 65% मार्क्स हैं 65%, तो आप अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट बनवा के कि आप सेकंड ईयर पास कर जाएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आप जॉब भी ले सकते हैं अगर आपकी सेकंड ईयर पास हो जाएगी और आपके ओवरऑल 60% नंबर बन जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, हाईली कम्पिटेटिव सैलरी पैकेज, आपका सैलरी बहुत अच्छी होगी, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सेल्फ एंड फैमिली, आपकी फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होगा आपका और आपकी फैमिली का, ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान एंड अब्रॉड, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो पाकिस्तान में भी होगी, उसके बाहर दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर हो सकती है। फ्री अकोमोडेशन 50% वेवियर इन फेयर बाई ट्रेन एंड एयर ट्रेवल, आपकी अकोमोडेशन आपकी रिहाइश फ्री होगी और आपको 50% तक आपको वेवियर, वेवियर का मतलब होता है छूट मिलती है, आपको कंसेशन मिलती है। फ़र्ज़ करें अगर आपने यहाँ से लंदन जाना है और आपकी जो टिकट है वो 6 लाख की है, तो आपकी टिकट आपने सिर्फ 3 लाख पे करनी है, आपको 3 लाख का वेवियर मिलेगा, आपको 3 लाख रुपये कंसेशन मिलेगी। इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड कोर्सेज, आपके वो कोर्स करवाए जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर जो रिकगनाइज्ड किए जाते हैं। उसके बाद मेंबरशिप ऑफ एयर फोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम, तो आपको AFOHS के अंदर भी आपकी मेंबरशिप होगी। कह रहे जी फॉर फर्दर डिटेल, आपने मज़ीद डिटेल अगर चाहिए हो आपको तो आप जी इनके अंदर इन किसी भी ये सेंटर्स के अंदर अगर आपको जो रेलेवेंट है आप कॉल करके ये नंबर दिए गए आप पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ जी उन्होंने कुछ ये दिया हुआ है कि जो बंदा जिसने भी अप्लाई करना है उसके लिए क्या है, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग PF इंफॉर्मेशन सिलेक्शन सेंटर अलॉन्ग विद आल ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स। मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 4 पासपोर्ट साइज अटेस्टेड फोटोग्राफ एंड सेल्फ नादरा स्मार्ट कार्ड, फादर मदर आपके पास होना चाहिए, ओल्ड NIC। फॉर्म बी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, जो पुराना शनाख्ती कार्ड होता है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसके साथ साथ जी फॉर्म बी जिसे बे फॉर्म कहते हैं वो भी सिलेक्ट नहीं, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका स्मार्ट कार्ड रिक्वायर्ड है और आप इनमें से किसी भी जॉब किसी भी सिलेक्शन सेंटर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं। क्योंकि मैंने 3 दफ़ा अलहमदिल्ला SSB दिया हुआ और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं आपको उस मुतल्लिक बेहतर गाइड कर सकता हूँ, बेहतर टेस्ट के मुतल्लिक, बेहतर इंटरव्यू के मुतल्लिक, बेहतर तैयारी के मुतल्लिक। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।